ग्राफ। डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ से मुराद यही है कि आप क्या करते हैं, ग्राफ जिस तरह आपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर देखा होगा कि आप को ग्राफ बनाना होता है जिसके अंदर कुछ नोड्स होती हैं, पेरेंट नोड्स होती हैं, चाइल्ड नोड्स होती हैं, और उसके साथ फिर आप एजिस को यूज करते हैं एक नोड को दूसरी नोड के साथ लिंक करने के लिए। ठीक है। और अगर वो जो आप एज यूज कर रहे हैं उसके ऊपर अगर आप एरो मेंशन कर देते हैं, यानी उसकी डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं, तो वो डायरेक्टेड ग्राफ हो जाता है। और उसके अलावा क्या होता है, वो अनडायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। ठीक है। तो हमारे पास जो डायरेक्टेड एसिकली ग्राफ है ये भी कुछ उसी तरह का ही है जिस तरह का आप पहले इसको देखा है आपने ग्राफ को। तो व्हाट आर द डायरेक्टेड एसिकली ग्राफ। शुरू करते हैं हम यहाँ से कि in compiler design a directed acyclic graph is a special kind of abstract syntax tree। ये भी एक किस्म का आपका abstract syntax tree की तरह ही एक ग्राफ बन जाता है, where a unique node is present for every unique value, जिसमें हर एक जो नोड है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है दूसरी नोड से। यानी हर एक जो वैल्यू होगी, आपकी वैल्यू से मुराद अभी आपको जब मैं बना के दिखाऊंगा तो फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा कि जो भी नोड होती है हमारी इस ट्री की, उस नोड की जो वैल्यू होगी वो हर दूसरी नोड से डिफरेंट होगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि देर आर नो टू नोड्स विच हैव द सेम वैल्यू। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो नोड की वैल्यूज सेम नहीं होंगी। ठीक है। या यूं कह लो, इसको एक और तरीके से भी आप कह सकते हैं कि जो नोड्स होंगी ना, अगर आप देखो, आप हर नोड को ना नाम दिया करते थे, A B C D E F G H, तो जो ये नोड्स के आप नाम रखते थे, तो हम किसी भी दो नोड्स का नाम जो है वो सेम नहीं रखते। ठीक है। ये इसका पहला असूल है कि डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ के अंदर आपको जो भी नोड्स आप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उन सब के जो नाम है, यानी उन सब की जो वैल्यूज है, वो डिफरेंट होंगी। ठीक है। All the same suggest a directed acyclic graph is a diagraph graph with a directed edges without any cycles। और इसके अंदर साइकिल्स भी इन्वॉल्व नहीं होते। साइकिल समझते हो? साइकिल जिस तरह क्या यस सर, करते हैं, तीन नोड्स को स्टार्टिंग अगर एंडिंग आपस में पॉइंट जोड़, सेम आ जाए। हाँ जी, तीन नोड्स को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमारे इस तरह के साइकिल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है साइकिल्स भी आपके जो है वो आपके विदाउट साइकिल्स होंगे, कोई साइकिल इसके अंदर आपका नहीं बनेगा। अब हम इसको इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? यूज ऑफ डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ फॉर ऑप्टिमाइजिंग बेसिक ब्लॉक्स। कि जब आप बेसिक ब्लॉक, हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था कि हमारे पास क्या आया था, 3 एड्रेस कोड जनरेट हुआ था, और उस 3 एड्रेस कोड को हमने कन्वर्ट किया था ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है। और ब्लॉक्स को फिर हमने कन्वर्ट किया था आगे फ्लो ग्राफ के अंदर कन्वर्ट किया था। ठीक है। तो ब्लॉक्स जब आपके पास बन जाते हैं तो आपके पास इट मींस कि ऑलरेडी आप 3 एड्रेस कोड क्रिएट कर चुके होते हैं। उन ब्लॉक्स की ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ बनाते हैं, तो उनको वेरीफाई करने के लिए कि ये क्या करेक्ट बने हैं या नहीं बने। ठीक है। तो डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ प्रूव्स टू बी अ वेरी यूजफुल डाटा स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं अपने अपने जो हमारा जो भी हमारे बेसिक ब्लॉक्स बने हुए होंगे उनको हम इम्प्लीमेंट करके प्रूव कर सकते हैं। वी कैन ऑप्टिमाइज अ बेसिक ब्लॉक बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डीएजी फॉर इट। कि किसी भी बेसिक ब्लॉक को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज का जो वर्ड है वो इसलिए यूज किया जा रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन के कुछ मेथड्स हैं, 4-5 मेथड्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप उसमें, अगर आपको ना, मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी शायद इसका थोड़ा सा बताया था कि कुछ तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप अपने कोड को रिड्यूस करते हैं, रेपिटेशन खत्म करते हैं, अननेसेसरी वेरिएबल्स को रिमूव करते हैं। तो इस तरह की ना कुछ टेक्निक्स थी। तो उसमें कांस्टेंट फोल्डिंग की एक टेक्निक थी, कांस्टेंट प्रोपोगेशन की एक टेक्निक थी। तो इस तरीके से 5 से 6 टेक्निक्स थी हमारे पास ना कोड ऑप्टिमाइजेशन की। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन की तरह हम बेसिक ब्लॉक्स को भी ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है। तो वी कैन सिंपली परफॉर्म द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीएजी फॉर द बेसिक ब्लॉक, कि हम सिंपल हर एक बेसिक ब्लॉक के अगेंस्ट एक डीएजी बनाते हैं एंड अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन लाइक डेड कोड एलिमिनेशन
and common sub-expression elimination to perform the local optimization of that basic block। कि हम उस एक पर्टिकुलर बेसिक ब्लॉक में से अपने कोड को, अननेसेसरी कोड को एलिमिनेट करते हैं, डेड कोड को एलिमिनेट करते हैं, और जो हमारे पास कॉमन सब एक्सप्रेशंस होती हैं उनमें से कुछ को डिलीट कर देते हैं और एक को रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के टास्क फिर हम बेसिक ब्लॉक्स के उस 3 एड्रेस वाले कोड के ऊपर परफॉर्म करते हैं। अब देखो कि हो सकता है ना कि अगर हम सी प्लस प्लस के कोड के अंदर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें से भी चीजें रिमूव कर रहे हैं, तो वही सारे के सारे टास्क हम 3 एड्रेस कोड के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 3 एड्रेस कोड की ऑप्टिमाइजेशन। वो हमारे पास सोर्स कोड की ऑप्टिमाइजेशन थी और ये हमारे पास 3 एड्रेस कोड की ऑप्टिमाइजेशन है, और वो हम बेसिक ब्लॉक के बनाने के बाद उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। We generally use 3 address code for constructing the DAG, कि हम जनरली आमतौर पर 3 एड्रेस कोड के ऊपर ही DAG अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि हम बेसिक ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्चुअल में बेसिक ब्लॉक भी हमने किसका बनाया हुआ होता है, 3 एड्रेस कोड का बनाया हुआ होता है। तो अगर आप DAG को डायरेक्ट ही 3 एड्रेस कोड के ऊपर अप्लाई कर दे तो भी आपको सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि आप ब्लॉक्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ब्लॉक्स के ऊपर इसको अप्लाई करने में कंफ्यूजन पेश आ रही हो तो फिर आप सिंपली क्या करें, फिर आप 3 एड्रेस कोड के ऊपर ही डायरेक्ट DAG अप्लाई कर दें। ठीक है, यानी 3 एड्रेस कोड के ऊपर आप DAG भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 एड्रेस कोड के ऊपर आपको बेसिक ब्लॉक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और 3 एड्रेस कोड के ही आपको क्या बनाना पड़ेगा, फ्लो ग्राफ बनाना पड़ेगा। यानी कि ये सारे के सारे काम आपके 3 एड्रेस कोड के ऊपर ही अप्लाई होंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टीज कुछ देखते हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है। ठीक है, सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है कि reachability relation forms a partial order in a directed acyclic graph which can be represented using reachability by a DAG। कि सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप इसमें जो उस तक पहुंचने का जो जरिया होता है, उस पर्टिकुलर आपके पास जो लाइन है, जो 3 एड्रेस कोड की जो आपके पास लाइन है, उसको सही तरीके तक उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। ठीक है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ की हेल्प से। जब हम उसको DAG के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हमें उससे उसका फ्लो का ग्राफ पता चलता है कि हम इस नोड तक कैसे पहुंच सकते हैं। देखो, अगर एक नोड A B C D है और अगर आप A से लेके नोड D तक जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको B और C नोड से गुजर के फिर आप D तक जाएंगे। तो D तक पहुंचने के लिए, D तक रीचेबिलिटी को मतलब कि प्रूफ करने के लिए आपको जो है ट्राइवर्स करना पड़ता है A नोड से लेकर D नोड तक। उसके दरमियान में जितने भी आपके पास नोड्स आती हैं उन सब से आपको गुजर के उस तक जाना पड़ता है। तो उस तक रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए आपको ट्राइवर्स करना पड़ता है हर आने वाले दरमियान में से जो भी नोड्स होती हैं। For directed acyclic graph, both transitive closure and transitive reduction are defined uniquely। ठीक है, कि हम इसके अंदर ये जो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्रांजिटिव क्लोजर की और ट्रांजिटिव रिडक्शन की, यानी कि आप अपने पाथ को कम से कम कैसे कर सकते हैं और बार बार उस पाथ तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये दोनों भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाती हैं हमारी DAG के अंदर। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग आर डिफाइंड फॉर द डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ। इसमें हम क्या करते हैं, कई दफा हम कुछ ऑर्डर्स को भी फॉलो करते हैं डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ के अंदर। ठीक है, कि हम टोपोलॉजीज का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर डिफरेंट आपके छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, कि पहले किस ग्रुप ने एग्जीक्यूट होना है, फिर दूसरे ग्रुप ने एग्जीक्यूट होना है, फिर तीसरे ने, यानी वो ग्रुप्स, वो टोपोलॉजी का मतलब कि एक एक ब्लॉक, फिर दूसरा ब्लॉक, फिर तीसरा ब्लॉक। तो एक्चुअल में हम बना तो बेसिक ब्लॉक्स का ही DAG रहे होते हैं ना, तो हर जो ब्लॉक होता है वो एक्चुअल में एक डिफरेंट टोपोलॉजी होती है, उसके अंदर डिफरेंट लाइन ऑफ कोड होता है। वो लाइन ऑफ कोड कौन सा होता है, वो 3 एड्रेस का लाइन ऑफ कोड होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हम DAG के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास है एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं।
डीएजी की एप्लीकेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टू डिटरमिन द एक्सप्रेशंस which have been computed more than once called common sub expression। देखिए एक्सप्रेशन से मुराद क्या है कि हमारे पास 3 एड्रेस कोड की जो लाइन है, हो सकता है कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 10 दोनों सेम ही लिखी हुई हैं कि T1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। हो सकता है कि T1 लाइन नंबर 10 पे भी दिया हुआ है, तो दोनों का सेम काम हो गया ना। T1 ऑलरेडी आपका जो है वो क्रिएटेड है, वो लाइन आपने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो फिर आपको लाइन नंबर 10 पे जाके दोबारा से उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 10 दोनों आपस में कॉमन है। तो हमने क्या करना होता है इसके अंदर, हमने वो कॉमन लाइंस को आइडेंटिफाई करना है और उनको रिड्यूस करना है, यानी रिमूव करना है, यानी एलिमिनेट करना है अपने कोड में से, ताकि हम लाइन नंबर 1 का अगर ग्राफ जनरेट कर चुके हैं तो लाइन नंबर 10 को हमें दोबारा उसका ग्राफ जनरेट करना ना पड़े। ठीक है, लाइन नंबर 1 वाला ही इनफ होगा उसके लिए। तो इस तरीके से हमारी उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी हो रही है साथ साथ 3 एड्रेस कोड की। उसके बाद हमारे पास इसका जो दूसरा इस्तेमाल है, टू डिटरमिन द नेम्स whose computation has been done outside the block but used inside a block। कि कुछ आपके पास ऐसे आपके पास नेम से मुराद ऐसे वेरिएबल्स आपके इस्तेमाल हो रहे होते हैं उस एक एक्सप्रेशन के अंदर, जिसमें क्या होता है कि वो डिफाइन किसी ब्लॉक के अंदर हो रहे होते हैं लेकिन वर्क वो किसी दूसरे ब्लॉक में जाके कर रहे होते हैं। जिस तरीके से आप क्या गो टू की आपकी एग्जांपल है कि आप डायरेक्ट लेबल को यूज करते हुए आप मूव कर जाते हैं किसी दूसरे ब्लॉक के अंदर, यानी वो फंक्शन डिफाइन हुआ किसी एक ब्लॉक के अंदर और वो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ जाके किसी दूसरे ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो उसको भी ये क्या करती है, डिटरमिन करती है, वेरीफाई करती है कि कौन से ब्लॉक के अंदर किस लाइन को एग्जीक्यूट करना था और इसको कॉल कौन से ब्लॉक में करना था। ठीक है, तो डिटरमिन द स्टेटमेंट ऑफ अ ब्लॉक whose computed value can be made available outside the block। कि हो सकता है कि फंक्शन एग्जीक्यूट एक ब्लॉक में हुआ हो और उसकी जो आउटपुट आपने प्रिंट करवाई है, जो शो आउट करवाई है आपने या जो डिस्प्ले करवाई है आपने, वो हो सकता है किसी दूसरे ब्लॉक में पड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि ये बात जो हमने डिसाइड की थी उस वक्त जब हमने लीडर स्टेटमेंट्स डिसाइड की थी ना कि लीडर स्टेटमेंट कैसे बनानी है, हमने बेसिक ब्लॉक्स की, तब हमने देखा था कि गो टू को यूज करते हुए हम क्या करते थे, जो उसकी टारगेट स्टेटमेंट होती थी वहां से नया ब्लॉक शुरू हो जाता था। ठीक है, तो उस नए ब्लॉक में देखो कि फंक्शन पिछले ब्लॉक में डिक्लेयर हुआ और उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो जाके वो टारगेट स्टेटमेंट आपकी किसी नए ब्लॉक में चली गई है। तो इस तरीके से आपकी हो सकता है कि आपकी आउटपुट किसी और ब्लॉक में हो, फंक्शन और ब्लॉक में हो और उसकी जो है डिक्लेरेशन जो है वो किसी और ब्लॉक में हो। टू सिंप्लीफाई द लिस्ट ऑफ quadruples by not executing द असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस। कि आपकी जो क्वाड्रपल्स हैं, क्वाड्रपल्स एक पूरा टॉपिक है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्वाड्रपल है, इनडायरेक्ट ट्रिपल है और ट्रिपल्स है, 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, 3 एड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट से मुराद कि उसको एग्जीक्यूट करके वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो है 3 एड्रेस कोड सही तरीके से एग्जीक्यूट भी होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसका उस टॉपिक को हम कहते हैं 3 एड्रेस कोड की इम्प्लीमेंटेशन। उसके फिर कुछ मेथड्स हैं उसके अंदर, और ये जो क्वाड्रपल है ये उसमें से एक तरीका है, एक मेथड है। ठीक है, तो टू सिंप्लीफाई द लिस्ट ऑफ क्वाड्रपल्स बाय नॉट एग्जीक्यूटिंग द असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन, कि समटाइम्स हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि क्वाड्रपल के अंदर हम x इज इक्वल टू वाई, अगर इस तरह की कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट है तो वो क्या होती है हमारे लिए, उसको हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अनलेस दे आर नेसेसरी, ठीक है, जबकि वो हमारे पास उस लाइन की जरूरत तो होती है लेकिन हम उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते 3 एड्रेस कोड के अंदर। ठीक है, एंड एलिमिनेटिंग द कॉमन सब एक्सप्रेशंस, और हम उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ कॉमन सब लाइंस जो होती हैं उनको हम रिमूव कर रहे होते हैं। तो क्वाड्रपल्स का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको उसमें ढेर सारी और भी प्रॉब्लम नजर आएंगी कि हम और कौन कौन से टास्क 3 एड्रेस कोड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनको ऑप्टिमाइज करके हम उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। अगर आपका 3 एड्रेस कोड सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता तो इट मीन्स कि उसकी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, उसको मेक श्योर करने के लिए हमारे पास फिर आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के 3 मेथड्स हैं, उसकी हेल्प से हम उसको कवर कर जाते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास जो है सबसे पहला तरीका, सबसे पहला जो रूल है वो हमारे पास क्या होगा, थ्री एड्रेस कोड अपना का। तो हमारे पास जो पहला रूल है वो डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने का यानी बिल्ड करने का जो पहला उसूल है वो ये है कि इन अ डीएजी interior node are always the operators and exterior nodes यानी कि जो लीफ नोड्स होती हैं वो क्या होती हैं, always the names। यानी देखो कि मतलब कहने का ये है कि अगर मैं कहता हूं कि a प्लस b, ठीक है, तो प्लस जो है वो हमारे पास ऑपरेटर है। तो इट मीन्स कि जो इंटीरियर नोड होगी, इंटीरियर नोड कौन सी होती है, जो ऊपर वाली टॉप नोड होती है, ठीक है। अगर आप अब इसके ऊपर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है, तो अगर देखो ए नोड ऊपर बनाई है और बी और सी नोड नीचे बनाई है मैंने, ठीक है, ए नोड ऊपर बनाई है मैंने, बी और सी नोड अगर मैंने उसके नीचे ड्रॉ की है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? यही कह रहा हूँ कि जिस तरह आप लास्ट में लेक्चर्स होते रहे उसमें हम प्रैक्टिकल करके दिखाते रहे कि ये चीज़ ऐसे ऐसे चल रही है, इससे सिर्फ हाँ, इस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही हमारी। ये आगे अभी आगे आएगी ना, अभी तो सिर्फ रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको ड्रॉ भी करेंगे ना हम आगे, ठीक है। अगर आप इसको एक पेज नीचे करके देखो तो ड्रॉ करके एग्जांपल्स दी हुई हैं नीचे, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। थ्री एड्रेस कोड, अगर आप लोगों ने ग्राफ्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है ना इसके अंदर, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपको ग्राफ्स का आइडिया होगा कि इंटीरियर नोड क्या होती है और एक्सटीरियर नोड क्या होती है, यानी लीफ नोड किसे बोलते हैं और पेरेंट नोड किसे बोलते हैं। लीफ जो यस। चाइल्ड नोड होती है और पेरेंट नोड को इंटीरियर नोड बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर आपने जो है ए प्लस बी को ग्राफ में जनरेट करना हो, कंस्ट्रक्ट करना हो, तो जो प्लस ऑपरेटर है आपके पास, वो ऑपरेटर यूज किया जाता है, इंटीरियर नोड का नाम रखा जाता है। और जो उसकी लीफ नोड होती हैं वो ए और बी, यानी कि उसके जो ऑपरेंड होते हैं ना, ऑपरेंड को हमेशा लीफ नोड बनाया जाता है और ऑपरेटर को हमेशा इंटीरियर नोड बनाया जाता है। ये उसके अंदर भी यही रूल है आपका, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी यही रूल है, ठीक है। तो आप अपने ऑपरेंड को यूज करते हैं किस लिए, लीव्स बनाने के लिए, और ऑपरेटर को यूज करते हैं आप उनके पेरेंट नोड बनाने के लिए, ठीक है। पेरेंट नोड का भी तो कोई ना कोई नाम होता है ना, तो पेरेंट नोड का नाम हम देते हैं वो ऑपरेटर को यूज करते हुए, और जो लीफ नोड्स होती हैं वो ऑलरेडी आपके पास जो ऑपरेंड होते हैं वो उस ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट पे, उनको हम यूज करते हैं उनकी लीफ नोड बनाने के लिए। तो दूसरा जो रूल है वो ये है कि वाइल आर कंस्ट्रक्टिंग अ डीएजी, जब भी हम डीएजी बना रहे होते हैं ना, तो वी चेक टू फाइंड if there exists any node with the same value, कि अगर वो नोड पहले से ही हम क्रिएट कर चुके हैं किसी, ठीक है, और दोबारा फिर आपके पास थ्री डेस कोड में कोई लाइन लिखी हुई आ जाती है, तो यानी कि आपको दोबारा उसका दोबारा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि वो दोबारा ग्राफ आपको वो नोड दोबारा क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि पहले वाली ही नोड को, जो क्रिएटेड शुदा नोड है, उसी को यूज करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो वो बार बार कोड डुप्लीकेशन जो आ रही होती है, यानी एक जैसी लाइनें आपकी बार बार आ रही होती हैं, जो नोड्स बार बार पहले से क्रिएट हैं वो दोबारा आपको क्रिएट नहीं करनी पड़ती, तो डुप्लीकेशन इसमें से रिमूव हो जाती है। अ न्यू नोड इज क्रिएटेड ओनली, नई नोड सिर्फ और सिर्फ तब क्रिएट की जाएगी व्हेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नोड विद द सेम वैल्यू, यानी कि उस नाम की कोई और अगर नोड आपने पहले क्रिएट नहीं की हुई तो आप क्रिएट करेंगे। अगर आपने पहले उस नाम की कोई नोड बनाई हुई है ना, तो फिर आप उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। दिस एक्शन हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द कॉमन सब एक्सप्रेशन, तो ये जो तरीकाकार है ये हमारी हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कि कॉमन सब एक्सप्रेशंस कौन कौन सी लाइंस में आ रहा है, एंड अवॉइडिंग द रिकम्पुटेशन ऑफ द सेम, कि अब उस लाइन को दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। जब हम एक लाइन को एक दफा एग्जीक्यूट कर चुके हैं तो हमें बार बार उसको ट्री में कन्वर्ट करने की या बार बार उसका ग्राफ जनरेट करने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से एक किस्म की आप अपने कोड की ऑप्टिमाइजेशन ही कर रहे होते हैं, यानी जो लाइनें मिल रही हैं उनकी नोड क्रिएट करते जाते हैं, और जो नोड पहले से क्रिएटेड होती हैं उनको दोबारा से क्रिएट
नहीं किया जाता। तो ये हम जब भी डीएजी बनाते हैं तो अगर नोड पहले से क्रिएटेड है तो नई दोबारा से हम वो नोड क्रिएट नहीं करते, बल्कि पहले वाली कोई डायरेक्ट लिंक लगा देते हैं नेक्स्ट के साथ जहां भी हमने उसको लिंक करना होता है। रूल नंबर 3 हमारे पास ये है, द असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस x इज इक्वल टू वाई, कि अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई लाइन 3 कोड के अंदर ऐसी आ गई है कि वो आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू वाई मस्ट नॉट बी परफॉर्म्ड अनलेस दे आर नेसेसरी, तो इसको तब ही परफॉर्म किया जाएगा जब वो हमारे पास जरूरत उसकी होगी। ठीक है, तो इसको भी परफॉर्म करके दिखाता हूं आपको कि इसको हमने कैसे अकोमोडेट करना है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं इसकी, थोड़ा सा इसको पेज को जरा नीचे स्क्रॉल करें ना आप। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, फिर आगे दूसरा ब्लॉक है हमारे पास ब्रैकेट का a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस एक्सप्रेशन को 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करें तो हमारे पास a प्लस बी को हम क्या रखवा लेते हैं, T1 में रखवा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करो जरा, थोड़ा सा ऊपर से लाइन आपकी एक ना खत्म, वो यहाँ पे रखें। ठीक है, तो a प्लस बी को हमने टेम्परेरी वेरिएबल T1 के अंदर रखवा लिया। T1 में क्या ऑलरेडी आपके पास a प्लस बी पड़ा हुआ था, चाहिए था सिर्फ, तो T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। अब एक नया वेरिएबल हमने T3 ली, दूसरी ब्रैकेट 2 थी, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कराना था आपस में, तो T3 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाय T2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उस स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया 3 एड्रेस कोड के अंदर। ठीक है, अब हमारा जो डीएजी का काम होगा वो कहां से स्टार्ट होगा जी, वो होगा स्टार्ट 3 एड्रेस कोड से। यानी ऊपर वाला जो टास्क है, जो हमने ऊपर जो दो काम कर लिए हैं, प्रॉब्लम और 3 एड्रेस कोड जनरेशन, ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। ठीक है, तो अब आपने ये ज्यूम करना है कि अब जितना भी 3 डीएजी हम डीएजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस स्टेप से आगे आगे सॉल्व होंगे। यानी कि 3 एड्रेस कोड ऑलरेडी आपके पास होगा और बस उसको उसको आपने डीएजी के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि लाइन नंबर 1, अब ऑब्वियसली आपने जब 3 एड्रेस कोड क्रिएट किया हुआ होता है ना, तो आपने हर लाइन को कोई ना कोई नंबर दिया हुआ होता है। ठीक है, तो लाइन नंबर 1 को आपने पिक करना है। इस वक्त लाइन नंबर 1 मेरे पास क्या है, T1 इज इक्वल टू a प्लस बी है। ठीक है, तो अब मैंने जो रूल नंबर 1 बात की थी डीएजी की, रूल नंबर 1 ये था कि हमने बात की थी कि ऑपरेटर को हमने रखना है इंटीरियर नोड और ऑपरेंड को हमने रखना है लीफ नोड। तो देखो दो लीफ्स मैंने बनाई, एक ए की और एक बी की, और ऑपरेटर कौन सा है इसका, प्लस ऑपरेटर है। ठीक है, ए हमारे पास जो है वो लीफ नोड है, बी भी हमारे पास लीफ नोड है, और प्लस ऑपरेटर जो है वो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है। यानी कि इन दोनों नोड्स का जो इंटीरियर नोड है वो आपके पास प्लस ऑपरेटर है। ठीक है, ऐसे ही है जी। और प्लस ऑपरेटर जो है वो आपकी इंटीरियर नोड है, यानी इंटीरियर नोड की वैल्यू है। और अगर मैं इसके गिर्द दायरा लगा दूं, प्लस के गिर्द दायरा लगा दूं, ए के गिर्द भी दायरा लगा दूं, बी के गिर्द भी दायरा लगा दूं, तो मेरे पास क्या होगा कि ये मेरे पास सर्कल लगाने से ये मेरे पास एक नोड, पर्टिकुलर नोड बन जाएगी। ठीक है, और हर एक नोड का कोई ना कोई नाम मैं दे सकता हूं। अब ये जहां पर मैंने प्लस लगाया है ना, प्लस इंटीरियर नोड बनाया है, इस प्लस, दो प्लस तो एक वैल्यू है एक्चुअल, एक्चुअल में इसका नाम क्या है, T1 है। एक्चुअल में इसका नाम T1 है। ठीक है, कि आप अपनी नोटबुक के ऊपर अगर इसको बनाएं तो आप इसको सर्कल करके T1 इसके नीचे लिख सकते हैं छोटा सा। ठीक है, तो इट मीन्स कि T1 एक नोड है, T1 के दो लीफ नोड है, वो क्या हमारे पास A है, वो हमारे पास B है। ठीक है, और T1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास प्लस है वैल्यू। अब मैंने लाइन नंबर 2 पे जाना है, T2 को मैंने ड्रॉ करना है, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस C। अब T1 मेरे पास ऑलरेडी था, जो कि प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, T1 आपके पास ऑलरेडी था, तो T1 मुझे दोबारा से ड्रा करने की बजाय मुझे उसको एक और प्लस मैंने लगाना है, और उस प्लस को उस प्लस के साथ मैप करवा देना है। ठीक है, इन दोनों प्लस को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब
लाइन नंबर 2 में मेरे पास जो है इंटीरियर नोड प्लस है और लीफ उसकी जो है वो एक लीफ T1 है और एक लीफ मेरे पास C है। ठीक है, एक लीफ मेरे पास C है और एक लीफ मेरे पास T1 है। तो इस तरीके से मेरे पास अब जो शक्ल आ जाएगी वो 2 प्लस के साइन आ जाएंगे और A, B और C जो है इस वक्त मेरे पास लीफ नोड्स बन रही हैं। ठीक है, तो ये भी एक बाइनरी ट्री बन रहा है। तो उसमें आपके पास दो जो प्लस के साइन है, जिसमें से एक प्लस का नाम हमने T1 रख दिया, ठीक है, और दूसरे प्लस का नाम क्या रखा जाएगा भाई, कौन बताएगा? 47 T2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इंटीरियर नोड दो बन गई है, एक T1 बन गई है, एक T2 बन गई है, और लीफ नोड कितनी बन गई है हमारी इस ट्री में? 3 बन गई है, एक A, एक B और एक C। तो अब अगर लाइन नंबर 3 पे आए तो लाइन नंबर 3 में हमें एक नई नोड चाहिए मल्टीप्लाई की। ठीक है, नई नोड इंटीरियर नोड चाहिए हमें मल्टीप्लाई की और उसका नाम होगा T3। ठीक है, और उसकी दो लीव्स होंगी, एक T1 होगा और एक T2 होगा। तो हमने उस मल्टीप्लाई को ज्वाइन करवा दिया T1 के साथ भी और T2 के साथ भी। हाँ जी, किस बंदे को यहां तक क्लियर नहीं हुआ? हाँ जी ग्रुप मेंबर्स, हो हो गया क्लियर सर। हो गया क्लियर? हो गया। तो आपने हर एक लाइन को लाइन नंबर आपने दे लेनी है, थ्री एड्रेस कोड को लाइन नंबर मेंशन कर लेना है, हर एक लाइन को आपने उठाते जाना है। और अगर आप यूं भी कर सकते हैं, एक और भी तरीका आपको बता दूं कि आप हर लाइन का अलग-अलग ट्री बना लें। ठीक है, और बाद में उन सबको ज्वाइन कर लें, यूं भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो आप हर लाइन का अलग-अलग बना के उन्हें ज्वाइन भी करवा सकते हैं। वो भी तरीका बता देता हूँ आपको। ठीक है, उसकी भी एक एग्जाम्पल सॉल्व करवा देता हूँ। तो हमारे पास जो है इस वक्त हमारे पास जो थ्री एड्रेस कोड था, उसको हमने क्या किया, उसको हमने इंटीरियर नोड में और लीफ नोड में कन्वर्ट करके एक ट्री बना दिया। ठीक है, अब रात बात रह गई कि हमने ग्राफ तो बना लिया लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है ये। ऐसे ही है जी कि ग्राफ तो बन गया, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है। तो अब ग्राफ डायरेक्टेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पर हमने ए और प्लस बी ये लाइन जो कवर की थी हमने, तो एक्चुअल में इसमें से प्लस जो थी वो इंटीरियर नोड थी और ए और बी आपके पास लीफ नोड्स थी। तो इंटीरियर नोड की तरफ से एरो गया किसकी तरफ? ए की तरफ, और फिर एक एरो गया बी की तरफ। यानी कि अब आपके पास समझ लो कि ये इसका फ्लो क्या बन रहा है कि ऊपर से एरो आ रहा है नीचे की तरफ, बी ए की तरफ और बी की तरफ। तो आप यहाँ पर आप अपने पेन से इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टेड बना सकते हैं। ठीक है, कि एरो का मुंह किस तरफ होगा, ए की तरफ होगा और बी की तरफ होगा। लेकिन जब मैंने T2 डिजाइन किया तो T2 में से क्या होगा, एक एरो जा रहा होगा T1 की तरफ और एक एरो जा रहा होगा आपका सी की तरफ। और जब मैंने T3 बनाया तो T3 में से क्या हुआ, मेरे पास एक एरो गया मेरे पास T1 की तरफ और एक एरो गया T2 की तरफ। तो इस तरीके से आप अपने ट्री को अपनी लाइन को देखते हुए जो लीफ बनाई है आपने, लीफ की तरफ उसकी डायरेक्शन आपने कर देनी है। तो आपका जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, अब इसके नीचे कुछ लाइन लिखी हुई है कि फ्रॉम द कंस्ट्रक्टेड डीएजी, कि जब भी आप क्या करते हैं कोई डीएजी बनाते हैं, वी ऑब्जर्व दैट, तो हम उसमें से क्या फॉलो करते हैं, द कॉमन सब एक्सप्रेशन। तो कॉमन सब एक्सप्रेशन हमारे पास इस वक्त ऊपर वाले ग्राफ के अंदर क्या था, ए प्लस बी। ठीक है, ये दो दफा आ रहा था, हैज बीन एक्सप्रेस्ड इनटू अ सिंगल नोड इन द डीएजी। हमने उसको खत्म करके देख लो यहाँ पर कि ए और बी एक ही दफा बनाया, दो दफा नहीं बनाया। ऐसे ही है जी, ए और बी आ दो दफा रहा था लेकिन हमने उसको एक ही दफा ड्रॉ किया अपने ट्री के अंदर। अगर आप प्रॉब्लम देखो ना, ऊपर जहां पर क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हुआ था, तो उस क्वेश्चन स्टार्ट के अंदर हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी या जो भी हमारे पास स्टेटमेंट थी आपकी, उस स्टेटमेंट के अंदर ए प्लस बी दो दफा आ रहा था, डुप्लीकेशन आ रही थी। लेकिन जब हमने उसका ट्री बनाया ना, तो हमने उस ट्री के अंदर, इस ग्राफ के अंदर ए प्लस बी जो है वो एक ही दफा नोड क्रिएट की है, दो दफा ए नोड नहीं है, दो दफा बी नोड नहीं है। ठीक है, दो दफा T1 नोड नहीं है इसके अंदर।
हर नोड आपकी एक एक दफा ही आ रही है। तो इस तरह आप कॉमन सब एक्सप्रेशंस को डिटेक्ट कर लेते हैं अपने ट्री के अंदर, ग्राफ के अंदर। द कंप्यूटेशन इज कैरिड आउट ओनली वंस, एक ही दफा उस स्टेटमेंट को पिक किया जाता है एंड स्टोर्ड इन आइडेंटिफाइड T1, उसको हम T1 में स्टोर करवा लिया हमने, और बार बार फिर उस T1 को ही हम फर्दर यूज कर रहे हैं। हमने दोबारा कोई और नया वेरिएबल नहीं लिया a प्लस बी को स्टोर करवाने के लिए। दिस इलस्ट्रेट्स हाउ द कंस्ट्रक्शन स्कीम ऑफ अ DAG आइडेंटिफायर। तो ये जो स्कीम है, मेथड है, ये जो मैकेनिज्म हमने अभी डिस्कस किया, ये क्या करता है, आपको एक्सप्लेन कर देता है किस तरीके से DAG आइडेंटिफाई करता है कॉमन सब एक्सप्रेशन को, एंड हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग इट्स रिकम्प्यूटेशन लेटर, कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, उस पूरे के पूरे फेज को कैसे डिलीट कर देते हैं कि उसको बार बार एग्जीक्यूट हमें ना करवाना पड़े। ठीक है, तो अब आते हैं प्रॉब्लम 2 की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम 1 में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप मेरे से, फिर प्रॉब्लम 2 की तरफ चलते हैं। तो प्रॉब्लम 2 में अगर आप देखें तो 3 ब्रैकेट लगी हुई हैं स्टार्ट के अंदर, स्टार्टिंग ब्रैकेट्स 3 है, फिर a प्लस बी और पहली ब्रैकेट क्लोज हो गई, फिर प्लस है, फिर a प्लस ए है, दूसरी ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है, और फिर तीसरी ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। ऐसा ही है जी, 3 ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई। उसके बाद फिर जो है आपके पास, सॉरी 2 ब्रैकेट क्लोज हो गई, तीसरी 3 ही क्लोज हुई, 2 क्लोज हुई। उसके बाद फिर प्लस ऑपरेटर है, फिर यही पूरी की पूरी स्टेटमेंट दोबारा लिखी हुई है। ठीक है, यानी दो एक्चुअल में इसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 दफा एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन 2 दफा एक ब्लॉक में एग्जीक्यूट हो रहा है और 2 दफा एक में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो टोटल हमारे पास फिर 2 ब्लॉक बनते हैं, और अगर हम इन चारों के गिर्द ब्रैकेट लगा दें तो फिर हमारे पास ये एक ब्लॉक बन जाता है। यानी एक ब्लॉक को डिवाइड किया तो हमारे पास 2 ब्लॉक बने, 2 ब्लॉक को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर फर्दर हमारे पास 4 ब्लॉक बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी एग्जांपल है, इसको अब सॉल्व करने और इसमें से हमने रेपिटेशन एलिमिनेट करनी है, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेट करना है, और कॉमन सब एक्सप्रेशन हमारे पास a प्लस ए ही है। ठीक है, यानी a आपके पास 8 टाइम्स a जो है वेरिएबल कितने 8 नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आपको क्रिएट करना पड़ रहा है a वेरिएबल। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम DAG के अंदर, कि सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट आपने इसको भी डील करने का तरीका उसमें पढ़ा हुआ होगा ग्राफ के अपना इसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, कि पहले हम एक कॉमन सब एक्सप्रेशन पहले एक ब्लॉक को हम पकड़ते हैं, a प्लस ए को पकड़ते हैं। ठीक है, तो हमने उसको ड्रा कर लिया, a नोड a की बन गई हमारे पास, और प्लस हमारे पास जो है वो उस प्लस को दोबारा हमने a से लिंक कर दिया, यानी ए प्लस जो आपके पास इंटीरियर नोड है ना, उसकी 2 लीफ नोड है, और दोनों साइडों पे ही आपके पास दोनों ही आपके पास जो है वो ए आपके पास जो है वो आपकी दोनों ही सेम नोड्स हैं। ठीक है, दोनों ही सेम नोड्स हैं, यानी जो प्लस ऑपरेटर है आपका जो इंटीरियर नोड है उसकी लीफ नोड दोनों का ही एक ही नाम है, ए दोनों साइडों पे आ रहा है, लेफ्ट पे भी आ रहा है, राइट पे आ रहा है। तो हम लेफ्ट वाला एरो भी ए से मिला रहे हैं और राइट वाला एरो भी ए से मिला रहे हैं, और आप यहाँ पर इसका एरो भी बना दें ताकि ये डायरेक्टेड बन जाए। ठीक है, तो आपका इट मीन्स कि ये जो पहला प्लस ऑपरेटर है नीचे वाला, इसने आपका मसला हल कर दिया एक ब्लॉक का। ठीक है, अब आते हैं अगले ब्लॉक के ऊपर, a प्लस ए दोबारा। ठीक है, अभी इसके दरमियान में जो प्लस आ रहा है इसके ऊपर फोकस नहीं करना, अभी पहली बॉडी a प्लस ए और दूसरी बॉडी a प्लस ए, इन दोनों को आपस में अब क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक बॉडी को हमने सॉल्व कर लिया, दूसरी बॉडी को पकड़ा तो फिर प्लस, अब ये a प्लस ए जो हमने लास्ट नोड बनाई है ना, ये सबसे नीचे वाला जो a नोड बनाई है, ये एक्चुअल में हम एक टास्क परफॉर्म कर चुके हैं और दोबारा हमने वही टास्क परफॉर्म करना है, दोबारा हमने वही टास्क परफॉर्म करना है। तो हमने एक प्लस नोड दोबारा एक इंटीरियर नोड बनाई, और उस इंटीरियर नोड की लेफ्ट साइड पे क्या है, उसकी लेफ्ट साइड पर भी आपके पास a प्लस ए ही आ रहा है, और राइट नोड भी आपके पास a प्लस ए ही बन रही है। तो इट मीन्स कि हमें वो नोड दोबारा से क्रिएट नहीं करनी पड़ रही, हमने सिर्फ उसकी लेफ्ट नोड और राइट नोड क्रिएट कर दी है, तो हमारे पास पूरी ये बॉडी सॉल्व हो सकती है।
अब आते हैं पूरे एज ए होल तीसरी ब्रैकेट की तरफ। अभी हमारे पास दो इनर, पहले सिंगल इनर को सॉल्व किया, फिर उसके आउटर को सॉल्व किया, अब तीसरे आउटर को पकड़ रहे हैं तीसरी ब्रैकेट को बनाने के लिए। तो ए प्लस ए ये एक ब्लॉक था, ए प्लस ए ये दूसरा ब्लॉक था। इन दोनों ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए एक आखिरी नोड हम बनाएंगे ऊपर, तीसरा जो ऊपर सबसे टॉप पे आपको प्लस नजर आ रहा है, उसके दो नोड्स बना दी, एक ये पूरी बॉडी और दूसरी साइड पे भी उसकी पूरी बॉडी। तो उसकी भी दो आपके पास लीफ नोड बन गई हैं। एक लीफ नोड के अंदर ये पूरा ए प्लस ए है, और दूसरी नोड के अंदर, दूसरे लीफ नोड के अंदर भी ए प्लस ए और ए प्लस ए है। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर से डुप्लीकेशन खत्म करके क्या कर दिया, उसको बार बार रेपिटेशन उसकी खत्म करके आपने उसको, उस नोड को दोबारा से जनरेट ही नहीं होने दिया। ए नोड हमने एक ही दफा क्रिएट की है, बार बार हमने ए नोड क्रिएट नहीं की इसके अंदर। ठीक है, अगर आप इसका पहले 3 कोड बनाएंगे ना, ये असल में एक्चुअल में अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि हमने पहले इसका 3 कोड नहीं बनाया। अगर 3 कोड बना लेते तो क्या होता, T1 इज इक्वल टू ए प्लस ए, यही बनता हमारे पास। ठीक है, और बार बार फिर क्या हो रहा होता, T1 ऐड हो रहे होते T2 वेरिएबल के अंदर, यानी ये जो पहला नीचे वाला प्लस है इसका नाम T1 है, ऊपर वाले प्लस का नाम T2 है, और फिर ऊपर वाले प्लस का नाम T3 है। क्योंकि 3 दफा प्लस हो रहा है ना इसके अंदर, प्लस प्लस प्लस, और प्लस प्लस जो हो रहा है वो हो भी जो रहा है वो ए प्लस ए ही रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा है। अगर आप इसका पहले 3 कोड बना लें और फिर उसका डीएजी बनाएं तो फिर आपको ये जो है ये कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो है 3 कोड दिया हुआ है। उसमें हमारे पास क्या था, प्रॉब्लम दी हुई थी, 3 कोड नहीं दिया हुआ था। लेकिन इसमें हमारे पास 3 कोड दे दिया है। अब हमने इस 3 कोड का डीएजी बनाना है, यानी आपका एक मरहला आसान कर दिया है कि आपको क्वेश्चन में, पेपर में इनपुट के तौर पे सिंपल स्टेटमेंट भी दी जा सकती है, और वो सिंपल जो है सी की स्टेटमेंट भी दी जा सकती है, और या फिर आपको 3 कोड भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी आपको इनपुट दी जाएगी उसको यूज करते हुए आपने उसका डीएजी क्रिएट करना होगा। ठीक है, अगर तो भाई सी स्टेटमेंट्स दी हुई है तो फिर 3 कोड बनाना पड़ेगा, तब जाके डीएजी बनेगा। अगर आपको डायरेक्ट ही 3 कोड दे दिया गया तो फिर आपका एक स्टेप कम हो जाएगा, फिर आपको डायरेक्ट उसका डीएजी ही बनाना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, तो आपको वो आपकी जो है इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपको इनपुट के तौर पे क्या चीज मिल रही है। तो इस क्वेश्चन में आपको तो है, इस प्रॉब्लम में उन्होंने क्या किया है कि आपको 3 कोड ही दे दिया है, तो उसकी लाइन नंबर भी लगी हुई है। अगर लाइन नंबर नहीं लगी हुई तो आप खुद से लाइन नंबर उनको लगाएंगे। ठीक है, तो पहली लाइन हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यानी ए जो है आपके पास नोड का नाम क्या है, इंटीरियर नोड कौन सी बनेगी इसमें से इंटीरियर नोड बनेगी आपकी मल्टीप्लाई की। ठीक है, और मल्टीप्लाई की दो लीफ नोड बनेगी, कौन कौन सी, बी और सी। और उस मल्टीप्लाई वाली नोड का नाम क्या रखा जाएगा, मल्टीपल वाली नोड का नाम रखा जाएगा आपके पास क्या, सर 1 ए, रख दे। नहीं ए रखा जाएगा। ठीक है, ए रखा जाएगा उसका नाम, जो आपका जिसको वैल्यू असाइन हो रही हो, जिसको वैल्यू होती है। ठीक है, वो असाइन है, वो क्या किया जाएगा, वो यूज किया जाएगा उस नोड के नाम के लिए, और उस नोड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो जो ऑपरेटर यूज किया जा रहा होगा वो ऑपरेटर उसकी वैल्यू होगी। सर आवाज नहीं आ रही। ठीक, अच्छा, आवाज नहीं आ ठीक रही है, आपकी। तो लाइन नंबर 1 सर आपकी की आवाज अगर बीच में। मैं बात करूं, इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो सर ए एक्चुअल में उस इंटीरियर नोड का नाम है, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई का जो साइन
नेम वो उस नोड की वैल्यू है, और बी और सी जो है वो उस नोड की क्या है आप सर आपकी आपके आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी सर। पास लीफ नोड्स है। सर आपका नेट वीक ठीक है, है, आपकी आवाज नहीं आ रही सही बिल्कुल भी। तो इस हमारी आवाज ये सर वॉइस में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं लाइन नंबर 1 की। लाइन नंबर 1 में हमारे पास है a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब हमने देना क्या है, इसके अंदर हमने देनी है वैल्यू, नोड का नाम रखना है हमने a, क्या है ये a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी है ना। तो a हमारे पास इंटीरियर नोड है, ए इंटीरियर नोड का नाम a है और उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई है, और दो लीफ उसकी बन रही हैं बी और सी। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। उसके बाद लाइन नंबर 2 पे तो यहाँ चलते हैं। बी तो कहाँ लाइन पे है नंबर 2 लीफ में? पे है, बी कहाँ पे है, जैसे ये लीफ में अभी कहाँ आप, पे? ये जहां पर आपने लिखा हुआ है ना, अगर आपके पास नोटबुक है इस वक्त, आप लोगों के पास कोई पड़ी है? नहीं सर अभी तो नहीं पड़ी। अगर आप नोटबुक अगर आपके पास है तो आप ड्रा करें ये वाली इमेज जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर मैं देखूं, इसके ऊपर मैं कर सकता हूँ, ड्रॉ तो नहीं कर सकता। इसके ऊपर नहीं मैं कर सकता। सर अगर आपके पास इसके है, जो हाँ जी, सर ये जो आप हमने ड्रॉ किया है उसके लीफ नोड तो बी क्रॉस सी है, तो इसमें डी क्यों लिखा हुआ है इसने? नहीं, मैं नहीं वही सर सर बताने लगा हूँ ना, उसका सोल्यूशन देने लगा हूँ कि अगर आपके पास अगर आपके पास नोटबुक है तो आप अपने पास सिर्फ ये वाला ये ड्रॉ कर लें, बी और सी। ठीक है, और उसके ऊपर इंटीरियर नोड बना दें मल्टीप्लाई की, और मल्टीप्लाई का नाम क्या रखना है, हमने ए नाम रखना है ना उसका। तो आप ये चीज यस अगर सर। एक दफा ड्रॉ करें अपनी नोटबुक के ऊपर ना, ये ड्रॉ कर लें जो मैंने आपको बताया, लाइन नंबर 1 ड्रॉ कर लें आप। सर एक मिनट। हाँ, क्योंकि ये ना डायरेक्ट मेथड हुआ है, तो डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए ना आपको, अगर मैंने जो पहले तरीका बताया था कि अगर आप हर लाइन का लहदा ड्रॉ करेंगे ना, तो फिर आप फायदे में रहेंगे, बाद में आप उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ है इस एग्जांपल के ऊपर, तो इसको अभी 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे हम, ये टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ आप लाइन नंबर 1 को ड्रॉ करें, तो मैं फिर लाइन नंबर 2 कवर क्लियर करता हूँ आपको। हाँ जी, कर लिया ड्रॉ। तो अब आपके पास इस वक्त आउटपुट में ये होना चाहिए कि ऊपर मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, और उस मल्टीप्लाई जो है वो इंटीरियर नोड है और उसकी दो लीफ नोड है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, ऐसे ही है जी। यस सर। और जो बी नोड आपने बनाई है ना इंटीरियर, एक्चुअल में वो बी वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई है। ओ सॉरी, जो मल्टीप्लाई वाली जो इंटीरियर नोड है ना, मल्टीप्लाई इंटीरियर वैल्यू का नाम क्या है आपके पास, ए है, ए नाम है ना उसका। यस सर। यस सर। ठीक है, तो a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी कवर हो गया आपका। इसमें a नोड भी बन गई आपके पास, b भी बन गई, c भी बन गई, 3 नोड्स बन गई हैं इस वक्त आपके पास, यस सर। जिसमें से a पेरेंट है और b और c दो चाइल्ड है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लाइन नंबर 2 को पिक करना है। तो आपके पास लाइन नंबर 2 पे है d इज इक्वल टू बी। ठीक है, d इज इक्वल टू बी, यानी कि जो b की नोड है, जो भी नोड b की है, उसको हमने क्या कर देना है, असाइन कर देना है d की नोड को। ठीक है, यानी b की जगह पर b की वैल्यू रिप्लेस हो गई है d की जगह पे। ठीक है, जहां पर भी b नोड आ रहा है, उस b नोड को डिलीट करके आपने क्या कर देना है, d नोड कर देना है। मेरी बात यस समझ सर। आई है आप लोगों को, यस कि सर। जहां पर भी डी नोड आपने यस क्रिएट की सर। हुई है ना, उस डी को वहां से क्रॉस कर दो और वहां लिख दो डी।
यस सर। ठीक है। अब आपके पास इस वक्त करंट सिचुएशन में क्या आ रहा है, ए नोड टॉप पे है, ए पेरेंट नोड है, और उसकी दो चाइल्ड नोड है, एक डी है और एक सी है। यस सर। सर हम बी कहाँ लिखेंगे फिर? बी सॉरी, बताता हूँ ना, बी आपने इस वक्त डिलीट कर दिया है, बी को रिप्लेस करा दिया ना, बी को असाइन कर दिया डी को आपने। अब बी की वैल्यू तो जी भूल जाएंगे आप, ठीक है। अब तो आप डी को यूज करेंगे ना वेरिएबल को। जी अब नेक्स्ट आगे जहां पर भी जाएंगे आप डी वेरिएबल को यूज करेंगे आप, ठीक है। तो अब लाइन नंबर 3 पे अगर हम आते हैं तो हमने लिखा है E इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय सी लिखा है, ठीक है। डी मल्टीप्लाई बाय सी किसको पास कर रहे हैं, ई को, यानी ई हमारे पास क्या है, आपके पास ई है, आपके पास मल्टीप्लाई ई और वाली ए, ई नोड और ए जो की थी वैल्यू ना सेम है आपकी सर। मल्टीप्लाई वाली, हाँ जी, डी और ई की वैल्यू आपके पास ये सेम स्टेटमेंट बन रही है, कौन सी वाली, जो लाइन नंबर 1 पे जो काम किया था आपने। जी तो ये डुप्लीकेट स्टेटमेंट है ना आपकी, वेरिएबल आपने देखो, अगर आप लॉजिकली चेक करो तो आपने बी पास कर दिया था डी को, तो इट मींस कि डी मल्टीप्लाई बाय सी, वही बात बी मल्टीप्लाई बाय सी में है, वही वैल्यू सेम ही आएंगी ना, चेंज तो नहीं होंगी। यस सर। तो इट मींस कि जो डाटा ए के अंदर पड़ा हुआ है वही डाटा ई के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब इस नोड का नाम ए भी है, इस नोड का नाम ई भी है, कॉमा लगा के ई भी लिख दें, जहां आपने ए लिखा है वहां कॉमा लगा के ई भी लिख दें, यानी ए वैल्यू, ए पेरेंट नोड ए के अंदर भी वही कुछ है जो पेरेंट नोड ई के अंदर है, और जो चाइल्ड आपके ए के हैं वही चाइल्ड आपके ई के हैं, तो दोनों में फर्क क्या रहा, दोनों तो सेम ही रहे, तो डुप्लीकेशन हो रही है यस ना सर। इसके अंदर, ठीक है। तो इट मींस कि आपके पास ए नोड का नाम भी वही है और ई नोड का नाम भी वही है, ठीक है। जिस तरीके से आपने पहले नीचे क्या किया था, डी नोड का नाम भी वही था और बी नोड का नाम भी वही था, ये किया था ना आपने नीचे। सर ये रिकर्जन नहीं हो रही, इसमें हमारे पास ई की वैल्यू डी इंटू सी है, मगर डी जो है वो बी है, तो इसका मतलब ई इज इक्वल टू बी इंटू सी है, और बी ई भी है, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू बी इंटू सी है। अब वो आगे सो चलते ओवर हैं लाइन नंबर सिंप्लीफाई किया जा 4 पे। सकता है। हाँ, रिकर्जन भी है इसके अंदर, लाइन नंबर 4 से जब आगे चलेंगे ना फिर वो मसला भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो है, अभी हमें यही कंक्लूजन निकला है कि ए और ई की वैल्यू सेम है, ठीक है, और डी और बी की वैल्यू सेम है, ठीक है। अभी तक हमने ये कंक्लूजन निकाला है, ठीक है, लाइन नंबर 3 तक। अब चलें आगे, लाइन नंबर 4 पे चलें जी। लाइन नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू ई, यानी जो सारा डाटा ई का था वो हमने पास कर दिया बी को। इससे ये जाहिर हुआ कि ए नोड भी वही है, बी नोड भी वही है और ई नोड भी वही है। समझ आई अब इस लाइन की? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब ये नीचे वाला स्ट्रक्चर मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। अब लाइन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। लाइन नंबर 5 पे लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू बी, ये प्लस है कि मल्टीप्लाई है, देखना क्या है जरा, प्लस है ना, प्लस यस सर। प्लस सी, एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो अब आपको चाहिए, सी नोड आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, बी नोड आपके पास ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई भी आपके पास ऑलरेडी, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, ठीक है। तो प्लस नोड आपने क्रिएट करनी है नई, यानी एफ नोड आपको नई चाहिए। तो वो आपने एफ नोड प्लस की क्रिएट की और उसके दो नोड बना दी, कौन सी, एक बी बना दी और एक सी बना दी। तो अब एरो का मुंह किस तरफ आएगा, एरो का मुंह बी की तरफ आएगा और सी की तरफ आएगा, और किस तरफ से आ रहा होगा, ये एफ की तरफ से आ रहा होगा, ठीक है जी। क्लियर है 5 नंबर तक? यस सर। जी सर। आगे लाइन, अब लाइन नंबर 6 को समझ जाओ खुद ही कि क्या हो रहा है, कि एक आप प्लस नोड क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम जी रख रहे हैं, और उसकी दो लीफ नोड है, एक आपके पास एफ है और एक आपके पास डी है। एफ आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, डी आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो नई नोड सिर्फ आपको जी की ही बनानी है, जी सर क्लियर है। ठीक है जी। अब जरा इसको थोड़ा घुमाओ, जरा ऊपर करो, जरा लाइन प्रॉब्लम नंबर 4 पे आओ, जरा क्या है। किधर गया 47, 30 रोल नंबर के 36 है इसका, इसको घुमाओ भाई, थोड़ा स्क्रॉल करो इसको।
हेलो, हाँ जी। अब जिस बंदे को, अब यहाँ पे रोक दो, जिस बंदे को ऊपर वाली प्रॉब्लम समझ नहीं आई, ठीक है, वो एक दफा इसको देख ले, जो स्टेप्स मैंने आपको नोटबुक पे करने को कहे थे ना, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्टेप्स करवाए हैं ना इस पे नोटबुक पे, वही स्टेप्स यहाँ पर बताए हैं आपको प्रॉब्लम नंबर 4 में। वहां डायरेक्ट मेथड था, ये आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन का मेथड होगा। इसको जरा स्क्रॉल करके दिखा दो इनको यार, कंफ्यूजन होगी तो दूर हो जाएगी। नीचे आ जाओ ना, ये स्टेप नंबर 1 पढ़ लो पहले, थोड़ा इसको इधर करें ना अपने पेज को। शायद मैंने कहा मेरे पास मोबाइल मैंने, अच्छा ये सही है। अब स्टेप नंबर 4 पढ़ें अगर आप, तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द डीएजी फॉर द गिवन ब्लॉक एज वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रॉब्लम 3। कि प्रॉब्लम 3 में हमने जो काम किया है ना, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। वही वैसा ही काम हमने बनाना है डीएजी जैसा हमने प्रॉब्लम 3 में बनाया है। स्टेप नंबर 2 ये है कि द ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉक can be generated by the traversing the DAG A node थी। the common sub expression क्या था, E is equal to D multiplied by C था, which actually B multiplied by C। तो दोनों की वैल्यू A की और E की सेम थी, ठीक है। उसके बाद B में क्या हो रहा था, B की वैल्यू हमने E की वैल्यू पास कर दी B को, यानी नाम रिप्लेस कर दिया हमने। तो ये आपको जो काम मैंने ऊपर करवाया है ना प्रॉब्लम नंबर 3 में, वही काम आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो अगर तो आपको ऊपर समझ आ गई है तो फिर इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ऊपर वाली प्रॉब्लम नंबर जो 3 थी वो समझ नहीं आई, तो फिर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सर क्लियर है। सर आ हाँ गई क्लियर सर, समझ। समझ। बस फिर इसको आगे करो, इसके नीचे क्या है, प्रॉब्लम नंबर 4 के आगे क्या है, स्क्रॉल करें। हाँ ये कोई बोली है बच्ची, क्या कह रही है ये, हाँ जी बच्चों क्लियर है सारा कुछ। यस सर क्लियर है। इसको घुमाओ ना, इसको स्क्रॉल करो, फिर ऊपर ले जाओ इसको नीचे। क्या प्रॉब्लम नंबर 4 के आगे प्रॉब्लम नंबर 5 भी है एक, बस नहीं सर, खत्म, ये एंड यहीं पे होता। खत्म है। अच्छा ठीक है, यस सर। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, ठीक है, इसको क्लोज कर दें आप, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं बंद कर दूं फिर, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो। यस सर।